आ जाइए भैया, आप इधर आइए ना पहले, वो ट्रेन बहुत खतरा है, जानते नहीं है। कोलकाता, जिसे हम सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, एक ऐसा शहर जिसकी पहचान उसकी कला, साहित्य और शानदार इतिहास से है। लेकिन इसी ऐतिहासिक शहर की गलियों में एक और कड़वा सच छिपा है। यहाँ की बस्तियाँ सब जैसे तैसे तिरपाल टांग टूंग के रह रहे, बोला है तोड़ देगा फिर इलेक्शन बाद, देखिए क्या होता है। हम लोग तो गरीबी है, हम लोग को घर द्वार नहीं है, खाने पीने का व्यवस्था नहीं है। हम लोग उठ खुद के देखते हैं, कितना बार गलत आदमी लोग भी पास होता है यहाँ से। इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन और जियांद्रेज ने अपनी किताब एन अनसर्टेन ग्लोरी में इसे भारत के विकास की वो धुंधली चमक कहा है जहाँ आर्थिक प्रगति तो दिखती है, लेकिन इंसानी बुनियादी जरूरतें पीछे छूट जाती हैं। ये रेल लाइन छोड़ के हमको दीवार के अंदर में घुसा दीजिए, छोटा करके बना दीजिए, हम लोग इज्जत से 12 महीना रहेंगे। कोई आया नहीं, कोई देखने नहीं, हम कैसे है, क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है, कैसे नहीं है। कोलकाता की ये झुग्गियां सिर्फ गरीबी का ठिकाना नहीं है, बल्कि ये उस श्रम और मेहनत का केंद्र हैं जिस पर ये महानगर टिका हुआ है। मतलब कोई पटरी से अगर थोड़ा भी नजदीक है तो उस ट्रेन की चपेट में आ हाथ जाएगा। कट गया है उनका, उसका पति का तो हाथ कट गया हुआ। ये रेलवे ट्रैक और इससे कुछ ही मीटर की दूरी पर ये पूरा झुग्गियां बनी हुई हैं। पटरी के बिल्कुल किनारे तक जो रोजमर्रा के जो काम है उनके वो हो रहे हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, बर्तन साफ करना हो, वो सब यहाँ पे चल रहे हैं। और इसके कुछ मीटर की दूरी पर ही ये स्लम्स या ये पटरी बनी हुई है। दादा आप भी यहीं रहते हैं? कब से? यहाँ कमाते हैं, खाते हैं। अच्छा, वैसे कहाँ से हैं? आते हैं कहाँ से? जम्मू से। जमुई। रोजगार क्या, मतलब जब शुरुआत में आप आए होंगे तो कौन से काम के लिए लकड़ी आए? गोला में काम करते हैं। ये सारे लकड़ी के कारखाने हैं? हाँ, सब लकड़ी का कारखाने हैं। अच्छा, उसी में मने लोड करते हैं, खाली करते हैं। कितना महीने का कितना कमा लेते होंगे फिर इस काम देखिए, का? महीने में 10,000 12,000 खा पी करके क्या होगा? एक वाइट कॉलर जो यहाँ से गुजरते हुए जा रहे हैं, जिन्होंने ये शॉर्टकट लिया है रेल की पटरी का, वो ये बोल रहे हैं कि ये सब करके क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। यानी कि ये लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं वो भी मान चुके हैं कि उनकी डेस्टिनी यही है, प्लस जो इनसे ऊपर के तबके के लोग हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, वो भी ये मानते हैं कि कोई फायदा नहीं है। और इस कोई फायदा नहीं है का जो स्टेटमेंट है, इसमें गवर्नेंस का फेलियर छुपा हुआ है, उन सरकारों का फेलियर छुपा हुआ है जो बात करती हैं रीडेवलपमेंट की, जो बात करती हैं कि हमने सुधार से ज्यादा पुनर्विकास पे काम किया है, यानी कि हमने रीडेवलपमेंट पे काम किया है, लेकिन वो मुझे यहाँ पे दिखाई तो नहीं देता। उसको क्या हो गया? उसका तबीयत खराब है दीदी। अच्छा, वो गले में वो देखा। हाँ, वो जॉन्डिस वाला माला जो होता है ना, वो पहन के रखा है, वो ठीक हो जाएगा जल्दी। अच्छा, पीलिया हो गया है। हाँ, अच्छा, इस माला से ठीक हो जाएगा? इस माला से ठीक हो जाएगा। एक तो छोटा था, इतना सा था, इतना सा था, तो अभी इतना बड़ा हो जाएगा, कल तक पूरा पैर तक आ जाएगा, अपने आप बड़ा हो अपने आप जाएगा? बड़ा हो जाएगा। वो तो भगवान का देन है, तो ये माला बड़ी होने का मतलब है कि ठीक हो रहा है? ठीक हो जाएगा 1-2 दिन का बाद। ये कौन बोला आपको कि माला बड़ी होने से ठीक होगा? डॉक्टर? डॉक्टर का तो डॉक्टर नहीं, वो जो पुराना आदमी, जो हम लोग का जो माँ बाप है, वो लोग शुरू से करके आ रहा है, वो लोग। हकीम? हाँ, तो आपकी पैदाइश इन्हीं झुग्गी बस्तियों की है? शुरू से मेरे माँ बाप बिहार से लाके यही बिहार में कहाँ से? मधुबनी, अच्छा, बचपन से इधरे बड़ा हुए। तो ये झुग्गी आपकी है? ये नहीं, ये दूसरा गाय मेरे उधर है। अच्छा, तो ये किसका है? ये दूसरा आदमी का, एक तो था बुढ़िया बोल को मर गया है, उसका पैर रेल लाइन में गाड़ी से कट गया। पैर कट गया था? हाँ, ये खतरा है ना दीदी, ये गाड़ी। इधर अच्छा, आ जाइए, आप इधर आ जाइए। तुम इस तरफ आओ ना। आप पहले हट जाइए, उनका बात पूरा क्लियर से बोलिएगा। वो और इधर रहेगी, पीछे हटो। मतलब इधर आ जाइए भैया, आप इधर आइए ना पहले, वो ट्रेन बहुत खतरा है, जानते नहीं है। इस जगह में कितना आदमी का मौत हो चुका है। अब लोग खतरे जगह में हम लोग रहते हैं, तो हम लोग का तो डर तो होगा ही।
बैठते पहले पटरी से कितनी बाहर है इसका अंदाजा, मतलब कोई पटरी से अगर थोड़ा भी नजदीक है तो उस ट्रेन की चपेट में आ जाएगा। वो जो पत्थर है ना दीदी, वो जो पत्थर देख रहे हैं ना, तो अगर एक पत्थर ऊपर ट्रेन का चपेट में आए, वो छिटका के आंख में मारता है, कपाल आंख कहूँ। ऐसा होता है? हाँ, इस पर देखिए कितना आवाज हो रहा है, देखिए। अब दूसरा जगह में, सरकारी जगह में हम लोग रहते हैं तो कुछ तो बोल नहीं ना सकते। हम लोग दूसरा जगह में फिलहाल रहते हैं। हिंदी के बोल दीदी, बांग्ला पे पूछे ना। क्या खाइएगा? नहीं। ये मेरी वाइफ है, अच्छा, मेरी माता है, वो उधर है। वो उधर रहती है। हाँ। अभी आपने देखा होगा जब ट्रेन आई तो जो रेलवे ट्रैक है, ऑब्वियसली जो ट्रेन की बॉडी होती है वो ट्रैक से और भी बाहर होती है, और ये मुश्किल से 2 मीटर का भी फासला नहीं है जहाँ पे ये सेटलमेंट्स हैं लोगों के। तो अगर कोई इतना नज़दीक भी बैठा हुआ है तो वो बच नहीं पाएगा। समटाइम्स उसकी दूरी का, उसकी स्पीड का लोगों को अंदाज़ा नहीं रहता। कई बार लोगों के क्योंकि गर्मी रहती है तो वो पटरियों के आसपास सोते हैं, उनके हाथ पैर अगर पटरी पर चले जाते हैं और वो समय रहते ट्रेन के आने के वक्त नहीं हट पाते तो फिर हादसे का शिकार हो जाते हैं। और जब ट्रेन यहाँ से गुजर के गई तो इतनी तेज़ उसका जो हवा थी, जो इतनी तेज़ लग रही थी, वो महसूस किया जा सकता था कि हम खतरे के कितने नज़दीक बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पर आज आई हूँ, गरीबी पे कोई कविता पढ़ने नहीं आई, ना ही ये स्लम टूरिज़्म है, लेकिन जो लोग यहाँ बरसों से रह रहे हैं, जो इसी राज्य के या देश के नागरिक हैं, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर रह रहे हैं, इवेंचुअली वो यहाँ के नागरिक बने हैं, उनके रेजिडेंशियल प्रूफ्स अगर यहाँ के हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी डिग्निफाइड लाइफ के जो पैरामीटर्स हैं उनको फिक्स किया जाए। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई जाएं, चाहे वो पानी की हो, बिजली की हो या स्वास्थ्य की हो। कुछ का व्यवस्था दीदी, इधर कुछ का व्यवस्था नहीं जानते हम लोग, बाल बच्चे लेके पढ़ा नहीं सकते दीदी। क्या काम क्या जब करते हैं? काम करते हैं, जब काट का काम करते हैं दीदी, कारपोरेशन का जब काट का काम करते हैं। सिर्फ 2 बजे जाते हैं, जो 2 बजे चालू होता सरकारी काम, रोड वाला झाड़ू का। तनख्वाह मिलती होगी? तनख्वाह तो मिलता है दीदी, तनख्वाह कितना मिलेगा? कितना मिलता है? 5,000 मिलता है महीने का? महीने का 5,000 में परिवार चलेगा। मैंने 14 साल काम किए, 14 साल, अभी तक परमानेंट अपना नौकरी नहीं हुआ। ये देखिएगा दीदी, एक तो बात हम जरूर बोलेंगे, हाथ जोड़ करके बोल रहे दीदी, इस जगह में हम लोग का थोड़ा माने बिजली का व्यवस्था, थोड़ा घर रहने का छोटा सा, एक बड़ा सा माहौल नहीं चाहिए हमको। ये रेल लाइन छोड़ के हमको दीवार के अंदर में घुसा दीजिए, छोटा करके बना दीजिए, हम लोग इज्जत से 12 महीना रहेंगे। ये रेलवे की जमीन है रेलवे तो की नोटिस जमीन। आता होगा? नोटिस आया था, थाना में पहुंच गया नोटिस, तो कुछ बोला नहीं अभी तक। बोला वोट का बाद सफाई करेगा सब। और हम मतलब लोग चुनाव के बाद यहाँ से इसको तोड़ देंगे? तोड़ देगा उनका पहले बात। भी तोड़ा है कभी? हाँ तोड़ा था, हम लोग तो गए नहीं, तो बचपन से तो इधर ही थे हम लोग। बिहार में कोई जमीन वमीन नहीं, कुछ नहीं? सब कुछ बेकार, सब कुछ छिना गया दीदी, कुछ नहीं है। अब बंगाल में ऐसे पड़े हुए हैं, सब कोई व्यवस्था नहीं है, कोई अपना स्थायी घर नहीं है आपका कुछ कहीं भी? जहाँ से अच्छा, आधार कहाँ का है? आधार दीदी यहीं का है, यहीं का है। राशन कार्ड है? यहाँ यहीं का है। मैं पता देख सकती हूँ उस पे, है आपके पास? जरूर। ताकि ये समझ में आ सके कि ऐसी झुग्गियाँ, एक ऐसी लोकेशन जिसका अपने आप में कोई पता नहीं है, आप क्या बोलेंगे कि आप पटरी के किनारे पर रहते हैं, हजारों यहाँ पर झुग्गियाँ बनी हुई हैं, उनमें से कौन सी झुग्गी आपकी है, कोई पता नहीं है। तो अगर आधार यहाँ का है, राशन कार्ड यहाँ का है, तो उस पर वो लोग पता क्या डालते हैं? और फिर अगर आधार और राशन कार्ड यहाँ के हैं, यानी कि आप एक पहचान दे रहे हैं, राशन की सुविधा उनको मिल सके, आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं, उनका एक आइडेंटिफिकेशन हो, उसके लिए आपने आधार भी उनका बनवाया है, तो बाकी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनकी हमेशा बात होती है, सुप्रीम कोर्ट के कितने सारे ऑर्डर्स हैं, तो क्या इन झुग्गियों का मतलब ये समझ लिया जाए कि इस देश का जो सिस्टम है वो ना तो सुप्रीम कोर्ट को मानता है, ना उसकी कही गई बातों को, आदेशों को उनका संज्ञान लेता है? क्या ये मान लिया जाए कि ये लोग सिर्फ
इनको नागरिक नहीं समझा जाता, इनको केवल मजदूर या लेबर का टैग दे करके ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। और ये झुग्गियाँ सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, आप जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ देखेंगे वहाँ पे आपको ये स्लम क्लस्टर्स दिखाई देंगे, इलीगल सेटलमेंट्स दिखाई देंगे, जो हमेशा इसी चीज़ में जूझते रहते हैं कि ये ज़मीन का जो इस ज़मीन का जो क्षेत्राधिकार है वो रेलवेज़ का है, तो ये ड्यूटी रेलवेज़ की है, एनक्रोच्ड हाउसेज हैं ये, तो उसको हटा दिया जाए, या फिर इस ज़मीन पर हक स्टेट का है या सेंट्रल का है, कौन सी योजना लागू होनी चाहिए, फिर स्टेट और सेंटर के क्लैशेस, उन सब के बीच में कौन फंसता है? गवर्नेंस विल की जो कमी है उसकी मार किसको झेलनी पड़ती है? इन लोगों को और ऐसे तमाम लाखों हज़ारों लोगों को जो देश के किसी न किसी कोने में ऐसे सेटलमेंट्स में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैंने 2-3 बार आदमी आए थे ऐसे करके माप के लेके चला गया, आज तक कभी घर हम लोग का मिला नहीं, कोई कोना में कोई छात्रों में नहीं मिला है। लेकिन एड्रेस में स्ट्रीट का नाम डला हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बंगाल में अब से कुछ दिन बाद चुनाव होने वाले हैं और ये देखिए, ये अपने आप में एक बहुत ही मजबूत सशक्त तस्वीर मैं इसको कहूँगी, लेकिन इसके साथ एक पैराडॉक्स जुड़ा हुआ है, एक द्वंद्व भी है, डाइकोटमी की तस्वीर भी यही कही जाएगी। और ये वोटर आईडी कार्ड जिस जगह मैं बैठी हूँ वहाँ की जो रेजिडेंट हैं इस इलीगल सेटलमेंट की, क्या माना जाता है बोलिए? उनका वोटर आईडी कार्ड है। उस गली के पते से अगर कोई देखेगा कि ये कहाँ की निवासी हैं, जो पता इस पे डला हुआ है, जो उनके तमाम कागजों पर पता डला हुआ है, कोई उन तक नहीं पहुँच पाएगा। ये अपने आप में कितनी अजीब सी बात है। तो स्टेट, सेंटर, गवर्नमेंट्स वोटर तो उन्हें मानती हैं, लेकिन एक वोटर यानी कि जो उस जगह का नागरिक है और उस नागरिक को जो मूलभूत सुविधाएं या जो डिग्निटी के साथ जो जिंदगी जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ जिसका हिस्सा है, वो उन्हें मुहैया नहीं करवा पा रही है। मतलब यहाँ पे मुझे एक 1985 का एक केस याद आता है, ओल्गा टेलेस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि आजीविका का अधिकार राइट टू लाइफ का हिस्सा है। क्योंकि जब आप ये मानते हैं कि ये स्टेट के नागरिक हैं, वोटर्स हैं, तो आप उनकी डिग्निटी को इंश्योर कीजिए। ये देखिए, तो सब यहीं का है। ये नाम बातिल कर दिए। देखिए क्या अवस्था, देखिए इनको लेके जाते हैं ना तो बोलता राशन नहीं मिले। अच्छा, नाम गलत हो गया है आपका? ये लड़की का है। अच्छा, ये लड़की का है, तो इससे बोलते हैं कि राशन नहीं मिलेगा? नहीं, हम लोग में मिलता है, मेरे वाइफ में, मेरा में हाँ राशन मिलता है। हाँ। ये लोग को नहीं मिलता है। दो का नाम जो भी उठा था, गए थे बोलने के लिए, तो बोला नहीं होगा, बोला तुम लोग वहाँ पर जाओ चाल गोदाम में जब गए तो चाल गोदाम का आदमी लोग बोला तुम लोग यहाँ पर जाओ स्टैंड रोड में। तो हम लोग कहाँ जाएंगे दौड़ के, कितना पैसा खर्चा करके गाड़ी से जाएंगे, पहले बताइए। कष्ट करके गए, चाल गोदाम से माने बाग बाजार का उधर चितपुर का उधर गए, मेहनत करके फैमिली लेके। वो जाके बोला है यहाँ नहीं होगा, वहाँ जाओ। राशन वाला का पास गए तो वो बोला यहाँ भी नहीं होगा, वहाँ जाओ। तुम जाए तो कहाँ जाए? तो इसलिए एक कागज को लेके अगर हम काउंसिलर का, अपना काउंसिलर का, सरकार को, जो जहाँ पर हम लोग का काउंसिलर बैठते हैं, उस कागज को अगर लेके जाए, कोई वैल्यू नहीं है, कोई तो आखिर में नहीं बना, मतलब कोई वैल्यू नहीं। हम लोग का सहारा ही नहीं, बड़ा बड़ा आदमी को देखता, जो पागल का है, बिल्डिंग जिसका है उसको देखता है पहले। हम लोग का झुबड़ी वासी लोग का देखेगा, हम लोग का साइन मांगने जाते तो भगा देता है। देश के डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स में जो टॉप स्टेट्स हैं उनमें पश्चिम बंगाल आता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ की है। अगर मैं पूरे अर्बन पॉपुलेशन की बात करूँ तो उसका 1/3 हिस्सा यानी 1/3 पॉपुलेशन जो है अर्बन पॉपुलेशन, वो इन स्लम्स में रहती है कोलकाता की। अगर KMC का डेटा अगर आप देखेंगे कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, तो वो ये बताता है कि 23,149 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ रह रहे हैं, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर का अगर आप देखेंगे तो 23,150 लोग रह रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना डेंसली पॉपुलेटेड है ये पूरा एरिया। और कानूनी आधार पर आप इन बस्तियों को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। वो है, एक तो जो रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत बस्तियां हैं, दूसरा है उद्बस्तु यानी रेफ्यूजीज, जो सेटलमेंट्स हैं जहाँ पे जो रेफ्यूजीज रहते हैं, तो रेफ्यूजी सेटलमेंट यानी उद्बस्तु जो शरणार्थी कैंप्स आप उनको कह सकते हैं, बस्तियां जहाँ पे शरणार्थियों को बसाया गया। तीसरा है
जो स्क्वाटर हैं यानी अनधिकृत हैं, अनऑथराइज्ड हैं। इन 3 आधार पे आप इन झुग्गियों को बांट सकते हैं और पूरे शहर का, अर्बन पॉपुलेशन का 1/3 हिस्सा इसी तरह की झोपड़पट्टियों में रहता है, जहाँ पे बेसिक अमेनिटीज़ की कमी है, जहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ डिग्निफाइड तो बिल्कुल नहीं है। अभी यहाँ से ट्रेन गुजर के गई, आपको डर नहीं लगता? कब से डर नहीं, हम लोग को तो डर रहा। क्या करेगा, घर द्वार नहीं है तब इसी में रहने पड़ेगा। कब गाड़ी गिरेगा, कब उनट जगह, कब क्या होगा नहीं होगा, कोई ठीक है। हम लोग तो गरीबी है, हम लोग को घर द्वार नहीं है, खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, जैसे वैसे रहते हैं। क्या करें। और आपके जो कागज हैं, राशन कार्ड या फिर आधार कार्ड, वो सब? आधार कार्ड है, पैन कार्ड सब यहीं के सब यहीं का है ना? उस पे यहीं का पता डला हुआ है। हाँ हाँ। वोट डालने जाती हैं? हमारा वोट नहीं है। वोट नहीं बना है? नहीं। अच्छा, 50 साल देखिए हम लोग को रहा सब कुछ, जो गंगा का पानी आता रहा ना, 50 साल 60 साल को में इधर में, तो वही से पानी आया ना ड्राम में, कागज पत्तर जितना बाल बच्चा के सर्टिफिकेट रहा, बाढ़ में पत्तर बह रहा। गया। हाँ। कभी ऐसे चेकिंग होने आती है कागज पत्तरों की? नहीं आता तो नहीं है कभी। हम लोग का ऐसे यहाँ का सारा डॉक्यूमेंट है, आता नहीं है। सिर्फ वोटर कार्ड छोड़ के बाकी सब डॉक्यूमेंट मिल तो उसमें पते में लिखा क्या रहता है? इस जगह का पता क्या है? इस जगह का पता नहीं देते, कभी गली का दे देते हैं। हाँ। हम लोग का गांधी स्कूल है, गांधी स्कूल का एड्रेस दे देते हैं। इस पता का कौन डॉक्यूमेंट बनाते हैं? इन झुग्गियों को तो कोई नहीं। नंबर वगैरह होगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो बीच में तोड़ दिया, बोला रहने नहीं देगा, तो भी जोर जबरदस्ती बना के रह रहे। क्या हम लोग का आदत बन गया, हम लोग जाएंगे कहाँ? सब जैसे तैसे तिरपाल टांग टूंग के रह रहे। बोला है तोड़ देगा फिर इलेक्शन बाद, देखिए क्या होगा। कोलकाता की झुग्गियों का जो सबसे भयानक हिस्सा है, जो सबसे एक डराने वाली शक्ल है, वो यही झुग्गियां हैं जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही हैं। ज्यादातर रेलवे ट्रैक्स के किनारे पर आपको ऐसे स्लम्स दिखाई दे जाएंगे। एनसीआरबी का 2023 का डेटा है जो ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल वो दूसरा राज्य है जहां सबसे ज्यादा ट्रेन हादसे होते हैं, यानी ट्रेन हादसों में लोगों की जान गई है। 800 से ज्यादा हादसों में 581 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इन हादसों की जो टाइमिंग है वो शाम के 6 बजे से 9 बजे के बीच अधिकांश रही है, यानी ज्यादातर हादसे उस वक्त के बीच में हुए हैं, क्योंकि लोग अपने काम से लौटते हैं, यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ट्रेन का जो आवागमन है, यानी कि शाम के वक्त जब ट्रेन यहाँ से हर आधे घंटे में गुजरती है, तो वो भी 6 से 9 के बीच में होती है। 9 बजे के बाद यहाँ से ट्रेन नहीं गुजरती। इस पर्टिकुलर रेलवे ट्रैक की मैं बात कर रही हूँ। तो उस वक्त सबसे ज्यादा हादसे हुए हैं। तो ये दिखाता है कि ये लोग कितने ज्यादा रिस्क के साथ यहाँ रहने को मजबूर हैं। अब एक तरफ ये सच्चाई है और दूसरी तरफ हमारे SDG गोल्स कि हमें 2047 तक, 2037 तक कुछ अचीव करना है, 47 तक कुछ अचीव करना है, अगले 20 साल में कुछ अचीव करना है, कहीं हमें मलेरिया फ्री होना है, कहीं हमें जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के टारगेट को पूरा करना है। तो ये सब उसका एक रियलिटी चेक है। यहाँ पे बाथरूम वगैरह कहाँ जाते हैं आप लोग? तो बाहर में सरकारी में। सरकारी में? हाँ। और खाना वाना सब यहीं बनता है? हाँ तो चूल्हा में, बाहर में। क्या करेंगे, हम लोग को इतना आदमी आता है, कोई कुछ नहीं करता है। एक तो खाली हम लोग को घर दे दो ना, और कुछ नहीं चाहिए। बस घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कोई आता है चुनाव में बोलने के घर देंगे? बहुत जन आता है, बोल के चल जाता है। पूरे देश का यही हाल है। बहुत कुछ बोलता है, ये देंगे वो देंगे। तो जब भी आप इन लोगों से बात करेंगे तो उनके स्टेटमेंट्स में आपको हमेशा ये निराशा मिलेगी कि सब लोग आते हैं और बोलकर चले जाते हैं। मेरी तरह यहाँ और भी लोग आए होंगे, लेकिन मैंने इससे पहले धारावी, जब हम मुंबई में थे तब हमने धारावी जो एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है, वहाँ हम गए, लोगों से बात की। उससे पहले हम दिल्ली के स्लम्स में गए, वहाँ लोगों से बात की। फिर भी देश की राजधानी होने की वजह से शायद दिल्ली में आपको वो प्रोग्रेस ज़्यादा दिख जाती होगी। धारावी का अब रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, लेकिन ऐसे जो बड़े शहर हैं, कोलकाता हुआ, पटना हुआ, वहाँ पर जो झुग्गी और मलिन बस्तियाँ हैं, वहाँ तक तो अभी वो प्रोग्रेस पहुँची भी नहीं है। जैसा कि उन्होंने बोला कि इतने सारे लोग आते हैं और सब बोल के चले जाते हैं। तो ये कब रुकेगा? और कितने हाउसिंग चाहिए और कितने मकान वहाँ बनाए जाने चाहिए जहाँ झुग्गियाँ हैं, ताकि ये जो स्टेटमेंट्स है, ये जो लोगों का जो ग्रीफ है, जो उनकी प्रॉब्लम है,
ये कम से कम किसी हद तक तो खत्म हो सके। कम से एक चीज तो सुनिश्चित हो जाए उनकी जिंदगी में कि उनके पास रहने के लिए एक सुरक्षा वाली एक सम्मानजनक जगह है। तो यहाँ तक सोओगे, फिर ट्रेन आती होगी तो? ट्रेन आता है तो हम लोग उठ जाते हैं, आके आवाज देता है गाड़ी, इधर आके पों पों करता है। और लाइट नहीं है कुछ भी? कुछ नहीं है, लाइट पंखा कुछ नहीं है। ये आपका घर है? हाँ, उसलिए तो बाहर में सोते हैं हम लोग। उठ के देखते हैं कितना बार गलत आदमी लोग भी पास होता है यहाँ से। हम लोग सब कोई बाहर में, उसी का लड़का का तो एक तो पाँव और हाथ कट गया है उनका, उसका पति का एक तो हाथ कट गया हुआ ट्रेने से। तो यहाँ तो फूलों का काम भी हो रहा है, माला बनती है इधर। माला बना रही हैं आप? मैं देख सकती हूँ आके? अरे वाह, ये आपने बनाई है? बड़ी सुंदर है। इस जगह में कितने लोग रहते हैं? हमारा परिवार है, मेरा हस्बैंड जो था गुजर गया। अच्छा, अभी परिवार है 7 जन। 7 लोग? 7 लोग। तो हो पाता है ठीक से रहना? और खाना पीना भी सब इसी में? हाँ, लकड़ी में बनाता है खाना। कहाँ पे? वही तो उन्होंने बना है। ये जो जगह है अभी, इसके अंदर, मतलब इसके अंदर जो कमरा है, मुश्किल से, और उसमें 7 लोग रहते हैं। मतलब उसकी अगर डायमेंशंस की बात मैं करूँगी तो वो 10 बाई 10 का भी नहीं होगा। और खाना वो लोग यहाँ पर बनाते हैं। सुबह के वक्त और शाम के वक्त जब भी ट्रेन आती है तो 60 सेकंड के लिए इन सारे लोगों की जिंदगी थम जाती है। और जैसे ही ट्रेन आती है तो आपको वो प्रेशर महसूस होता है, वो एकदम से धक्का लगता है, हवा आती है बहुत तेज। ट्रेन इस वक्त इतनी नज़दीक है यहाँ से कि मैं अगर ये अपना हाथ, और आप देख सकते हैं कि मेरा आधा शरीर इन झुग्गियों के अंदर इस वक्त दिखाई दे रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेटलमेंट्स जो हैं वो ट्रेन की पटरी से और इस पूरे कम्यूट से कितने नज़दीक हैं रोज़ाना। गलती से भी कोई बच्चा खेलते हुए यहाँ पटरियों पर पहुँच जाए, या इस ट्रेन की स्पीड का अंदाज़ा जिसे ना हो, ये कितना करीब है इसका अंदाज़ा ना हो, तो कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है, होता भी है। जानलेवा हादसे। दादा कब से रह रहे हैं यहाँ? बहुत साल हो गया, क्या बताएगा। वोट भी यहीं का है आपका? जाते हैं वोट डालने? कौन सी सरकारें अच्छा काम करती है? दीदी है, और किसको देगा यार? दीदी वाला कोई नहीं है, हमारा दीदी है, सब देख रहा है, वही भगवान है, वही माँ है, वही बाप है, सब काम किया है उन्होंने। तब काम नहीं करेगा तो काम। तो आप लोग अभी तक यहाँ कैसे? अभी चल रहा है, क्या करेगा फिर? ट्रेन आ रही है फिर से? हाँ, फिर ट्रेन आ रही है। अच्छा, ये सायरन बजता है तो आप हट जाइए इधर। नहीं, बच्चों इधर हट जाओ। तो ये ट्रेन से तो हादसा दीदी आप कहाँ पे आई है? ट्रेन आएगा ना। अच्छा, ट्रेन से बचा रही हो मुझे। हाँ। रेल पटरियों के किनारों के अलावा भी कोलकाता में कई झुग्गी बस्तियां हैं। ऐसे में हमने सोचा कि वहां जाकर भी देखा जाए कि हालात कैसे हैं। कैसा है सब? केमोन अच्छी? हेलो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी पतली सी जगह है और दोनों तरफ मेरे घर हैं। मैं हाथों को ऐसे फैला के यहाँ खड़ा नहीं हो सकती हूँ। खाना भी यहीं पर बन रहा है सबका, जितने घर हैं इसी गली में। मतलब, और ये कितना रिस्की है हर मायने में, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इन घरों के दरवाजे एकदम आमने सामने हैं, खिड़कियाँ नहीं हैं, वेंटिलेशन के लिए इस तरीके के बस मोखे बने हुए हैं। ये टिन शेड्स के सेटलमेंट्स हैं। कितने तपते होंगे ये गर्मियों में, और खाना भी यहीं बन रहा है। पक्के मकान नहीं मिले? अलग से नहीं बसाया? ना, हमें पाई नहीं तो फ्लैट नहीं मिला है। और वैसे तो ये नंबर डला हुआ है ना यहाँ पे, ये वाला। এই নাম্বার দিয়ে গেছে সরকার। সরকার তো আমাদের নাম্বার দিয়ে গেছিল ঘর দেবে বলে। बिजली है? না,
सरकारी बिजली है मीटर होगा, मीटर मीटर ना, আছে सरकारी मीटर नाम दे सब নিজস্ব मीटर 7 मीटर নিজস্ব মিটার নেই আমাদের। तो किस चीज की कमी है, क्या कमी है? असुविधा हम लोगों का फ्लैट होने वाला था तो सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पर होने नहीं दिया है। हाँ, हम लोगों का टाका भी सैंक्शन हो गया था तो वो लोग बंद कर दिया। का एक चीज़ था का रेल का एनओसी लगता है एक तो, ये देने से सब हो जाता, लेकिन वो होने नहीं दिया है। फिर 2-4 दिन आगे आया है, ये घर बना रहा था, रेल का आदमी फिर आके तोड़ दिया है। जैसा कि लोगों ने बताया कि यहाँ पे सैंक्शन हो चुका था, बनने ही वाला था, लेकिन फिर से जो पैसा आया वो लौट गया। जो भी लोगों तक बात पहुँचती है कि सैंक्शन होने वाला था लेकिन फिर रेलवे ने एनओसी नहीं दी और उनके मकान नहीं बन पाए। ये एक टकराव है, एक क्लैश है सेंटर और स्टेट का, जो आपको अक्सर रेलवे की ज़मीन पर जो बनी हुई होती हैं झुग्गियाँ वहाँ देखने को मिल जाएगा। हमारे देश में जो झुग्गियाँ हैं उनका जो मैनेजमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में अटका हुआ है, फंसा हुआ है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है उसमें आपकी लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है। स्टेट लिस्ट में जो लैंड और पब्लिक हेल्थ है यानी कि भूमि और लोक स्वास्थ्य, वो स्टेट का मसला है, यानी कि राज्य को देखना है। तो इस लिहाज से जो झुग्गियाँ हैं उनका जो मैनेजमेंट है वो राज्य को बता दिया जाता है। फिर आती है यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में जैसे रेलवेज़ है तो रेलवेज़ जो है वो सेंटर का हिस्सा है, और देश में बहुत सारे जो सेटलमेंट्स हैं इलीगल वो आपको देखेंगे रेल की पटरियों के इर्द गिर्द, रेलवे स्टेशन के आसपास। यहाँ पे जो टकराव है वो ये टकराव तब पैदा होता है, रेलवे तो उसको अतिक्रमण मुक्त करना चाहता है, यानी कि ये लीगल एनक्रोचमेंट है, ये हटना चाहिए, लेकिन राज्य कहता है कि ये वोटर्स हैं यानी हमारे नागरिक हैं तो वो विस्थापन का विरोध करते रहते हैं, यानी कि उनको डिस्प्लेस नहीं किया जाना चाहिए। और इसी के बीच में जो स्लम्स में रहने वाली आबादी है वो पिसती रहती है। सैनिटेशन की मैं जब बात कर रही थी उसकी तस्वीर आप एक यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, तो लोगों को इस तरीके के ये जो ड्रेनेज होल्स हैं यहाँ पर आके सामान डालना पड़ता है, तो जो भी फूड वेस्ट है वो कंटेमिनेट होता है इस तरीके से और इन्फेक्शंस वगैरह फैलते हैं। कितना क्रैम्ड स्ट्रक्चर है, मतलब बेसिक हाइजीन की एक तो कमी और प्रॉपर सैनिटेशन ना होना। हम ये जो हमारे स्लम क्लस्टर्स होते हैं, बी इट एनी सिटी, बी इट एनी टाउन, वहाँ के जो स्लम क्लस्टर्स हैं आप वहाँ जा कर के अगर देखेंगे तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रॉपर सैनिटेशन ना होने की वजह से वहाँ पे कितनी जल्दी और तेज़ी से इन्फेक्शन फैल सकते हैं। मतलब वहाँ रहने वाले लोगों का जो स्वास्थ्य है वो स्टेक पे है। मतलब हमारे टारगेट ऐसे हैं कि हम देश को मलेरिया फ्री भी बनाना चाहते हैं, लेकिन देन वी हैव दीज क्लस्टर्स। स्टिकर ये अभी लगे पुराने हैं? चुनाव की तैयारी हो गई है यहाँ भी? हाँ, इधर के चुनाव। इतना दिन जब गुजर गया, कोई आया नहीं, कोई देखने नहीं, हम कैसे है, का खा रहा है, नहीं खा रहा है, कैसे नहीं है, कोई देखने नहीं है। अभी क्यों हुआ? क्या अभी टाइम दूसरा चल रहा है, क्या हमारा वोट चाहिए, इसीलिए। बीजेपी वाले नहीं आते वोट मांगने? अभी आ रहा है, आ रहे गए, अभी वोट मांगने आ रहा है, तो कौन देगा उसको वोट? आप आपको हमको कुछ देगा तब ना आपको हम कुछ देगा। देखिए ना कैसे कितना आदमी कष्ट करके रह रहा है, आप तो देख रहा है। कोलकाता ही नहीं बल्कि देश के तमाम हिस्सों में जहां मलिन बस्तियां हैं, झुग्गियां हैं, लीगल सेटलमेंट्स हैं, उनका जो रूट कॉज है वो एक फेल्ड अर्बन प्लानिंग का हिस्सा है और गांव से होने वाला पलायन है। ऐसे में विशेषज्ञ मानते हैं कि गरीबों को या फिर स्लम्स में रहने वाले लोगों को शहर से बाहर मकान देकर बसा देना कोई समाधान नहीं है, बल्कि समाधान वो है जहां उनकी रोजी रोटी है, यानी शहर का केंद्र। आमतौर पर इन लोगों की जो रोजी रोटी है वो शहर के केंद्र में बसी होती है, क्योंकि इनके आसपास इनके जो गृह राज्य या जो स्थानीय जहाँ के होते हैं वहाँ पर रोजगार का कोई जरिया नहीं होता, इसी वजह से ये लोग पलायन करते हैं। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनको इन सिटू मॉडल को फॉलो किया जाना चाहिए, यानी वर्टिकल ग्रोथ, जहाँ पर ये डिग्निफाइड तरीके से रह सकें। तो जिसकी ये कोशिश अगर आपको कामयाब लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम ऐसे मुद्दे, हकीकत की ऐसी शक्ल आप तक पहुंचाते रहें जैसे सुना जाना, जैसे कहीं ना कहीं पहुंचना जरूरी है, ताकि लोग फिर ये ना बोल पाएं कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे गांव या शहर में किसी और हकीकत के साथ।